हेलो एवरीवन। अभी ना आप लोग को एजीएस स्टडी के माध्यम से झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11 का फिजिक्स का 2 सेट मिल चुका है, इकोनॉमिक्स का 1 सेट मिल चुका है। आज रात को में भी हमको लगता है कि आपको ना इकोनॉमिक्स का भी 2 सेट हो चुका है, मैथ्स का 1 सेट कंप्लीट है, केमिस्ट्री 1 सेट कंप्लीट है। तो अभी ना हम ना फिजिक्स का आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो छोटा वीडियो था जिसमें से हम 6 और 7 नंबर क्वेश्चन बताए थे सेट 2 का, उसमें हमने आपको बताया था कि देखो जी सिर्फ 2 सेट को कर लेने से काम नहीं चलेगा। आपको ना आपका जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, पहले मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास 11 में आपका जो सिलेबस है वो 1 to 6 चैप्टर टर्म 1 में आ रहा है। 1 to 6 चैप्टर। तो बच्चों 1 to 6 चैप्टर में सिर्फ 2 सेट जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर रिलीज की है, क्या सिर्फ उतना सफिशिएंट है? नहीं। अगर आपको बहुत अच्छा करना है, बेस्ट करना है, तो आपको चैप्टर वाइज सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चंस आप एग्जाम में बना के आएंगे। तो बच्चों लेट ना करते हुए मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 का जो न्यू सिलेबस है, ध्यान देना, चैप्टर 1 में आपका जो रिड्यूस सिलेबस यानी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में क्या चैप्टर का नाम है? तो यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या सिर्फ 2 सेट कर लेने से एग्जाम में पास हो जाएंगे? संशय है, नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। लेकिन बच्चों आप 2 सेट कर लेने से वहां से आपका पासिंग मार्क्स यानी कि 35 क्वेश्चन पूछेगा आपको, उसमें 33 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से 33% वहां से आपका आने की पूरी संभावना है। लेकिन जिसको बहुत अच्छा करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस 11th में करना है, उसको ना टॉपिक वाइज चैप्टर 1 का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 एकदम आप कलम कॉपी लेके अच्छे से नोट्स, ये ना आपको हम क्रैश कोर्स की तरह बताएंगे कि चैप्टर 1 में आपको कहाँ और कौन सा टॉपिक को टच करना है, क्योंकि आपके पास मात्र 2 से 3 दिन है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे तरीके से करना है। फिर अभी मैं तुरंत चैप्टर 2 भी बताऊंगा, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो याद रखना कि इतना करके ही तुमको जाना पड़ेगा। अगर आप लोग इतना नहीं कर पाते हैं तो आप 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों क्योंकि मैं खुद एक लेक्चरर हूँ, पीके रॉय कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ फिजिक्स इंटरमीडिएट सेक्शन का, तो आपको ये आना चाहिए। मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो कोई टाइम पास का नहीं और व्यूज बढ़ाने का अपना पर्पस नहीं है। आप तक सही मैटर जाए, सही टॉपिक जाए, यही हमारा मकसद है। तो सबसे पहले आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। सबसे पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग भी कॉपी में लिखते जाइए, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा ध्यान से समझना। इसका थोड़ा सा मैं शॉर्टकट डिफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए क्वांटिटी, लिखते जा तुम लोग भी, ए क्वांटिटी विच कैन मेजर, एकदम क्रैश कोर्स की तरह, विच कैन measured is called physical quantity। ध्यान देना, is called measured physical quantity। a quantity which can measured is called physical quantity। देखो फिजिक्स में राशियों, क्वांटिटी मीन्स व्हाट, हिंदी होता है उसका राशि। फिजिक्स के यानी कि भौतिकी के राशियों को एक्सप्लेन करने के लिए, मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। या दूसरी भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे तो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटी को ना शॉर्ट में हम लोग पीक्यू लिखेंगे। एकदम ध्यान से समझना, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स। एकदम टॉपिक नोट करो, देयर आर 2 टाइप्स, एकदम टॉपिक को नोट करना पड़ेगा।
पहला हो गया तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अभी ना, और दूसरा आपका होता है डिराइव्ड, सबको आता है, हमको पता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बस वीडियो को एक बार देख लो, तुमको ना पूरा याद हो जाएगा। और यहां से कैसे क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि अब जो आपका चल रहा है वो टॉपिक वाइज चल रहा है, तो मैं इधर आपको मिटाते जा रहा हूं। देखो जी, फटाफट साथ साथ में नोट करते जाना। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम को गवा देंगे। सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय। तो अभी ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ना हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक नंबर में यही ना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान से समझना। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा हिंदी से सुनो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा लिख देते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon another physical quantity। यहाँ पे ना आप यूनिट का भी यूज कर सकते हैं, अनदर यूनिट is called फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, एकदम ध्यान से समझना, ये देखो, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, यहां से इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट। देखो, देयर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, 7 गो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते हैं, एक तरफ इसका यूनिट लिख दे रहे हैं, और एक तरफ हम आपका इसका सिंबल कर दे रहे हैं। एकदम बढ़िया से, बारीकी से, तरीके से देखना। एक नंबर में होता है फंडामेंटल का नंबर 1 मास, जिसका होता है जी किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। सिंबल में क्या लिखेंगे, केजी। सेकेंड नंबर लेंथ, ध्यान से समझना, लेंथ का क्या होगा यूनिट, मीटर। मीटर का सिंबल एम। नंबर 3 मास लेंथ टाइम, ध्यान से देखना और लिखते जाओ, हमको पता है तुम लोग का नोट्स में है, एक बार देख देख के लिख लोगे ना तो रिवाइज हो जाएगा, बढ़िया से करो। टाइम का सेकेंड। ठीक है, नंबर 4 में हो गया आपका टेम्परेचर, लिखते जाना हीरो सब। टेम्परेचर का होता है केल्विन, KELVIN, केल्विन का सिंबल हो गया K। नंबर 5 हो गया इलेक्ट्रिक करंट। मुझे पता है कि आपको आता है, फिर भी लिखो, लिखने से तुम्हारा पेपर स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, एम्पियर का सिंबल A। सेकंड लास्ट हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला का सिंबल CD। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल देगा कि विच ऑफ द, बोले कि लुमिनियस इंटेंसिटी का इनमें से कौन, इन चारों में से कौन इसका यूनिट है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। और लास्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे लिख लेना 7 नंबर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है जी, मोल, MOLE, मोल, और सिंबल हो गया MOL। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लास्ट में है, थोड़ा लिख लेना बढ़िया से, थोड़ा झुकना पड़ रहा है।
तो ध्यान से समझो, हाउ मेनी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो भी क्वेश्चंस हम जो आपको जो क्रैश कोर्स की तरह चैप्टर 1 अभी बता रहे हैं, इसको एकदम अच्छा से समझना। हम वही टाइप का क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं जो आपके सेट में दिया हो। मैं सेट से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई हाई लेवल नहीं लेने वाला हूं, वही लूंगा जो आपके सेट में दिया हुआ है, जिस टाइप का आपका दिया हुआ है। तो इसीलिए एकदम बढ़िया से बारीकी से समझो, एक एक चीज को समझ लोगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो ये 7 क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2 होता है बच्चों डिराइव्ड। डिराइव्ड मैं लिख लिख के समझा रहा हूं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट, देन इट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी का दूसरा नाम होता है डिराइव्ड यूनिट। ऐसा हिंदी से सुनो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जांपल समझना, एग्जांपल ध्यान से समझना एकदम बढ़िया से बारीकी से। जैसे मान लो पहले ना हम लोग एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, एकदम फेमस एग्जांपल। वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो जी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड। तो देखना, मीटर भी फंडामेंटल में है और सेकंड भी फंडामेंटल में है। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हुआ, वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल पे डिपेंड किया ना, और जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है जी, यहां तक हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाफट नोट करना। ठीक है जी, पूरा देखो ध्यान से। अब ना एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, क्या पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ मेनी सप्लीमेंट्री यूनिट, हाउ मेनी सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको पूरा लिख ही देते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट देखना, तो इसका 2 होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। नंबर 1 प्लेन एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का बच्चों यूनिट होता है रेडियन, एकदम याद रखना, रेडियन, RADIEN। इसका सिंबल हो जाएगा RAD। ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसका होता है स्ट्रेडियन, STERADIEN। इसका सिंबल हो गया SR। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सप्लीमेंट्री यूनिट कितना होता है, तो 2। आपसे सप्लीमेंट्री नहीं पूछेगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सॉलिड एंगल का यूनिट है, तो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्ट्रेडियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक, इसीलिए एकदम अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। कॉपी में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाना, ये टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट मिल रहा है। हम इसको इस चैप्टर को डिटेल से नहीं पढ़ाने वाले, वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो तुम्हारा सेट में दिया है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी लगातार 3 साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, तो उन तीनों साल में यूनिट एंड मेजरमेंट से कैसा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, वही मैं बताने जा रहा हूं, वही मैं बताने जा रहा हूं। इसीलिए एकदम कॉपी कलम लेके लिखो बढ़िया से। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं इस वीडियो को देख के, फिर छोड़ दो, मत देखना इस वीडियो को। ठीक है, आराम से लिखो, जितना लिखोगे बच्चों उतना तुम्हारा दिमाग में ये सब सेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं तुमको आता है, हमें पता है तुमको आता है, बट इसको ना अच्छे से कर लो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स की तरह है, एकदम बढ़िया से करना। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाने वाले, जिसका नाम है डायमेंशन। देखो जी, हम यहां आप लोग को प्रॉपर डिफिनेशन नहीं लिखाने वाले हैं, इसीलिए प्रॉपर डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे क्योंकि आपका ना एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आएगा, ओनली कॉन्सेप्ट आएगा। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन किसको बोलेंगे, डायमेंशन इज द पावर। डायमेंशन क्या है जी, तो डायमेंशन ध्यान देना
इज द पावर। डायमेंशन क्या है? तो पावर है। किसका पावर है? डायमेंशन इज द पावर टू रेज किसका? फंडामेंटल यूनिट। बस आपके लिए इतना ही जरूरत है, आगे डिफिनेशन को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना आपको जरूरत है समझाने के लिए हम उतना ही लिखेंगे, डिफिनेशन अभी अनकंप्लीट है, बट आपका काम होगा 11 टर्म 1 के लिए। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन इज द पावर टू रेज फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। चलो कंप्लीट कर ही देते हैं। टू ऑब्टेन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से समझना, फंडामेंटल यूनिट के पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जी, एकदम ध्यान से समझना। देखो दो चीज याद रखना, डायमेंशन को लिखने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर में डायमेंशन, एकदम बेसिक, डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन क्या होगा? तो m होगा। देखो अभी तुमको हम तुरंत बताएं कि डायमेंशन को लिखने के लिए फंडामेंटल का पावर होना चाहिए, मतलब कम से कम ml और t होना चाहिए, लेकिन मास का डायमेंशन कितना होता है? m का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है कि नहीं, तो यहाँ 1 पुट कर दो। l को लिखना भी है और हटाना भी है, तो किसी को लिखना और हटाना तो पावर में 0 कर दो, t को लिखना और हटाना है तो पावर में 0 कर दो, तो ये हो गया मास का डायमेंशन। इसी तरह से तरीका होता है, फटाफट देखना, डायमेंशन ऑफ लेंथ, एकदम बेसिक, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ का हो गया l। फिर 3 नंबर डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम का हो गया बच्चों t। एकदम बारीकी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा डायमेंशन, यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। अब ना 4 नंबर बताने से पहले एकदम नोट को ध्यान देना, 4 नंबर पढ़ाएंगे उससे पहले नोट। देखो जी, डायमेंशन ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, देखना ध्यान से क्या क्या लिख रहे हैं, एकदम कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट है। फिर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद रेडियस के बाद आर्क का हिंदी होता है चाप, ठीक है। फिर हो गया डेप्थ। ये सब कुछ जब भी तो आपको डायमेंशन में मिले तो इन सब का डायमेंशन होता है L। देखिए लेंथ का बात कीजिए, ब्रेथ का बात कीजिए, हाइट का बात कीजिए, डिस्टेंस का बात कीजिए, डिस्प्लेसमेंट का बात कीजिए, रेडियस, आर्क और डेप्थ, ये सब का डायमेंशन होगा L। अब हम लोग ना 4 नंबर आपको बता रहे हैं डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन ऑफ एरिया निकालिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एरिया, तो अभी ना हम एकदम सिंपल ले रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, फॉर्मूला होता है L इंटू बी, तो L का भी डायमेंशन L और B का भी डायमेंशन L, तो L इंटू L कितना हो गया? L स्क्वायर। दिस इज द फैक्ट, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो डायमेंशन ऑफ एरिया कितना हो गया? L स्क्वायर। 5 नंबर एकदम ध्यान से, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो लेंथ का भी डायमेंशन L, ब्रेथ का भी डायमेंशन L और हाइट का भी डायमेंशन L, मतलब कितना हो गया? LQ, ठीक है। 6 नंबर एकदम बेसिक चल रहा है आपका, एकदम बेसिक, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग को आता है, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। देखो जी, मास का डायमेंशन कितना? तो m और वॉल्यूम का LQ। डायमेंशन में कभी भी ना डिवाइड के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो LQ को ऊपर लाएंगे तो -3 हो गया। ये डेंसिटी पे इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, इन 4 में से डेंसिटी का डायमेंशन कौन सा होगा? तो ml का पावर -3। एकदम बारीकी से ध्यान से समझना, इसको अच्छे से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं।
डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है बच्चों तो कमेंट बॉक्स का यूज करना और हम उसका हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिक नंबर 6। बेसिक नंबर 7 नंबर में बताने वाले हैं हम आपको डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स से पहले थोड़ा और बेसिक लेते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी देखो जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का आपका डायमेंशन कितना एल और टाइम का टी। अभी बताए ना कि डिवाइड का फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर यानी हर में टी का पावर 1 है, तो नॉमिनेटर में आएगा यानी अंश में आएगा तो -1 हो जाएगा। तो एल टी टू द पावर -1 यानी वेलोसिटी का डायमेंशन कितना, तो एल टी टू द पावर -1। एक और बात समझना, वेलोसिटी का और स्पीड का दोनों का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 ही होगा, ठीक है। 8 नंबर कॉन्सेप्ट देखो, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी का एल टी टू द पावर -1 और टाइम का टी, ये ऊपर जाएगा तो फिर से -1 हो जाएगा। और क्लास 9th में आप लोग पढ़े अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया एल टी टू द पावर -2। देखो आपको ना बहुत सारे बच्चों का कहना कि सर डायमेंशन हम 11th में नहीं पढ़े थे, कैसे बनाएंगे। तो इसको ना बढ़िया से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से आपका 11th में ही नहीं 12th में भी आपका क्वेश्चन आएगा और वो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 9 नंबर एकदम बारीकी समझना, डायमेंशन ऑफ फोर्स का क्या होगा, तो मास इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन। देखो जी मास का डायमेंशन अभी बताएं m और एक्सेलरेशन का एल टी टू द पावर -2 यानी फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी टू द पावर -2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कि आपको कोई बड़ा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ दिया जिसमें एफ आएगा, अब आपको एफ का मानी फोर्स का डायमेंशन आता ही नहीं है, तो अब बड़ा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। जैसे ना आपका सेट में दिया हुआ डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो सेट में दिया हुआ है, अब आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा Fr² बाय m1 इंटू m2। अब एफ क्या है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता नहीं है, कैसे पता चलेगा, फिर से आंसर क्या होगा, फिर आपको रटना पड़ेगा। कितना डायमेंशन रटिएगा आप, इसीलिए तरीके को समझिए, फीलिंग्स को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में डायमेंशन ऑफ वर्क, एकदम ध्यान से समझना है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन अभी आपको लिख दिए एम एल टी का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का नोट यूज कीजिएगा तो एल का पावर 1 यानी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। देखो जी वर्क का डायमेंशन और एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या होगा, तो सेम होगा। कितना होगा, एम एल टी टू द पावर -2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ पावर एकदम ध्यान से समझना, डायमेंशन ऑफ पावर, तो पावर का होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 और टाइम का टी। देखो जी पावर में 1 है, अगर ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा -1 और बेस सेम हो तो पावर कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट करते जाना क्योंकि हम LHS में मिटाते जाएंगे। देखो जी लकीर दे दिए बीच में, उधर कंप्लीट तो उधर मिटा देंगे, इधर कंप्लीट तो इधर मिटाएंगे। देखना ध्यान से, पावर का भी डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर गया, देखो जी 12 नंबर क्या है, ध्यान से समझना। डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया आपका फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी यानी P इक्वल टू mv। तो मास का m और वेलोसिटी कितना हो गया lt टू द पावर -1 यानी mlt टू द पावर -1 आपका हो गया। ठीक है। 13 नंबर डायमेंशन ऑफ इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन क्या बोले, आपको बेसिक आना चाहिए तब ना आप आगे बढ़िएगा। फोर्स का डायमेंशन देखिए ml t का पावर -2 और टाइम का t, तो ml t का पावर कितना हो जाएगा -1। अभी देखिए एक नोट में आपको ना नोट में लिखाने वाले बहुत ऐसा डायमेंशन है। अब यहाँ से ना एकदम बारीकी से और आराम से सुनिए कि आपको ना यहाँ पे करना क्या है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ना देखना है कुछ क्वेश्चन जो जिस तरह आपका क्या पूछा है सेट नंबर 1 में। कैसा क्वेश्चन पूछा है सेट नंबर 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ सेम, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है। अभी देखिए बोर्ड में हम 2 डायमेंशन लिखे हैं, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम और डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। दोनों का डायमेंशन कैसा है, सेम है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेम डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन का जो छोटा सा इक्वेशन है दोनों बराबर हो गया। यानी कि बोथ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन इज सेम। तो इस तरह के डायमेंशंस को ना कुछ हम लिखने वाले हैं, इसको इंपॉर्टेंट समझ के लिखते जाना। अभी ना एक और बात सुनो, सारा डायमेंशंस तो बताना पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत सारा डायमेंशन है। इसीलिए जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। NCERT जिसके पास बुक है, अभी ना बहुत सारे बच्चों के पास 11 में NCERT बुक भी नहीं होगा, तो आप लोग को PDF डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड करने के बाद सबसे पीछे बुक खत्म जहां होता है 214, देखना 209 से लेकर 214 के बीच में डायमेंशन का चार्ट दिया हुआ है। वहां पे ना लगभग 94 डायमेंशन दिया हुआ है, 94 को डायमेंशन दिया हुआ है। उसमें से आपको ना सीरियल नंबर 35 तक का डायमेंशन सबको याद कर लेना है। ध्यान से सुनना, सबको याद कर लेगा ना तभी तुम यहां से डायमेंशन को पकड़ पाओगे। अगर नहीं याद कर पाते हो तो कम से कम 13 डायमेंशन जो हम आपको बताएं ये डायमेंशन जरूर याद कर लेना। और NCERT का 35 डायमेंशन एकदम सीरियली एकदम याद कर लेना। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है। जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल आपको हम देते हैं। क्यों हम आपको इतना बार बार बोल रहे हैं कि ये डायमेंशन आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ना देखिए एकदम एक बेसिक डायमेंशन हम आपको यहां से निकालने जा रहे हैं, एकदम बेसिक, जो आपको ना सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। सेट में क्या क्वेश्चन दिया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G का डायमेंशन कितना होगा। तो G का डायमेंशन निकालने के लिए FR² × M2 करना पड़ेगा। अब यहाँ F क्या है जी, तो F आपका फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन अभी आपको हम तुरंत बताएं, mlt का पावर -2। R क्या है, रेडियस, तो L²। M क्या है, मास, तो M का मास का M, फिर मास M से M कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में M का पावर 1 है तो ऊपर रह जाओ M का पावर -1, बेस में L का पावर 1, L का पावर 2 तो 3 हो गया, T का पावर -2। दिस इज द फैक्ट, यानी G का डायमेंशन हो गया आपका M का पावर -1, L का पावर 3, T का पावर -2। अभी आपको तुरंत पता है कि कोई अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बढ़ा दे दे तो वहां पे अगर आपको फोर्स का ही डायमेंशन नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, याद करोगे। बाय द वे दिमाग से अगर निकल गया तो वहां पे आप कैसे काम करोगे। इसीलिए बेसिक डायमेंशन आपको आना चाहिए। अगर बेसिक डायमेंशन आपका नहीं आता है तो आप डायमेंशन का क्वेश्चन को छोड़ देना पड़ेगा, जो बहुत सिंपल होता है। तो इसीलिए आपको ना ये सब सारा आना चाहिए और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपके पास 4-5 दिन समय बचा हुआ है, इसीलिए अच्छे से इसको करो। अगर करोगे तो 5 नंबर उठाओगे, अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 5 नंबर तेरा गया पानी में, गया भैंस पानी में, तो गया डायमेंशन पानी में।
ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। अभी कुछ हम इंपॉर्टेंट डायमेंशन देने वाले हैं जिसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना तुम लोग। अभी ना हम कुछ हेडिंग डलवाने वाले हैं तुम लोग को, इसको बारीकी से समझना। हम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका डायमेंशन एकदम सेम होता है। कुछ नोट में लिखते जाना। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखना ध्यान से। देखो जी, ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको भली भांति बढ़िया से कर लो। अगर नहीं करोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। देखो, सबसे पहले एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी लिखना और एक तरफ डायमेंशन लिखना। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपका है जिसका डायमेंशन सेम होगा, ध्यान से देखना। एक नंबर में लिखने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम, जो सेट में दिया हुआ है, एकदम सेलेक्टेड देने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकता है। लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है। और कितना होता है? mL⁻⁻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 ⁻
लिसन केयरफुल्ली। वर्क का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क का डायमेंशन, ठीक है जी, एकदम लिसन केयरफुली। टॉर्क का डायमेंशन हो गया। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी ध्यान से समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसके बाद प्रेशर एनर्जी, लास्ट प्रेशर एनर्जी, ध्यान से लिखते जाओ, प्रेशर एनर्जी एकदम ध्यान से समझना, यानी कि वर्क का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क का डायमेंशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन, प्रेशर एनर्जी का डायमेंशन, सब का डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, तो ml² t का पावर -2। समझ लेना कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का लास्ट में एनर्जी है, जान लेना ml² t का पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा तुम लोग को। अगर तुम लोग अच्छे से इसको नहीं कर पाते हो तो यहाँ से 1 नंबर जाने का, कटने का पूरी संभावना रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर वाला, क्योंकि बीच में टॉर्क आ गया, ठीक है। 3 नंबर देखो, वही क्वेश्चन हम वही टॉपिक बताने वाले हैं जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद ध्यान से सुनना, सरफेस टेंशन, ध्यान देना थोड़ा टॉपिक पे, सरफेस टेंशन कॉमा सरफेस एनर्जी। इसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। देखो जी, थोड़ा वीडियो में साउंड आ सकता है बाहर का, क्योंकि शादी उदी का समय चल रहा है, बाहर में बहुत बाजा वजा बज रहा है, बहुत साउंड लगा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा कंसंट्रेट करना, हेडफोन लगा लेना, ठीक है। उसको बंद कर दीजिए, पूरा बढ़िया से बंद कीजिए, तो लॉक कर दीजिए पूरा, बहुत आवाज़ आ रहा है। हाँ देखो जी, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम एकदम इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम। और एक वर्ड आया प्लांक्स कांस्टेंट, एकदम इसको नोट करना। देखो जी, थोड़ा साउंड में वीडियो में हो सकता है गाना बज रहा होगा, लेकिन ये गाना रूम के अंदर नहीं, रूम के बाहर बज रहा है, क्योंकि शादी उदी का समय चल रहा है, इसीलिए थोड़ा गाना भी सुनो, एंजॉय करो। तुम लोग बहुत टेंशन में हो एग्जाम का कि कैसा जाएगा एग्जाम, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, इसको बारीकी से समझना। ml² t⁻², यानी कि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, बस 3,
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से और बढ़िया से कर लेना। देखो यहाँ पे जो आने का चांसेस है, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, बाकी सेट में जो डायमेंशन दिया है उसको भली भांति से अच्छे तरीके से कर लेना। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सेट से करना उतना ही सफिशियंट है तुम्हारा डायमेंशन से इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो डायमेंशन के टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको मिटा रहे हैं बढ़िया से। डायमेंशन का टॉपिक खत्म करने के बाद अब हम लोग घुसेंगे यहाँ पर एरर में, ठीक है। देखो एरर क्या होता है, एरर से क्वेश्चन पूछा हुआ है सेट नंबर 2 में। एरर क्या होता है ध्यान से समझना। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज एरर, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज एरर। ध्यान देना एकदम बढ़िया से। एरर जो होता है बच्चों, बेसिकली ना हम लोग ना एरर पे जो क्वेश्चंस आएगा ना उसी को करने वाले, फालतू चीज नहीं करेंगे। अचानक होने वाली, यानी कोई भी देखो, कोई भी मेजरिंग स्केल हम लोग लेते हैं, तुम लोग मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, अचानक चलाते चलाते उसमें एरर वर्ड आ जाता है। मीन्स व्हाट, कि उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लो कि एक बोर्ड है, इस बोर्ड को ना मेजर करने के लिए, मापने के लिए 5 स्टूडेंट को हम बुलाते हैं, 5 स्टूडेंट को हम बुलाएं, सबके पास अपना अपना स्केल है। तो पांचों का क्या हुआ, डिफरेंट मेजरिंग आया। अब बताओ ये पांचों में से किसका सही है, तो पांचों का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट आएगा। तो जो यानी कि किसका वैल्यू ट्रू होगा, तो उसके लिए हम लोग ना क्या करेंगे, इस पांचों का ट्रू वैल्यू जानने के लिए एक चार्ट का यूज करेंगे। उस चार्ट का नाम है डिफरेंट। देखो जी थोड़ा गाना वाना बाहर बज रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है यहाँ पे भी, हमको लगता है वीडियो में भी आ जाएगा, तो थोड़ा मैनेज करना, क्या करेगा कोई उपाय नहीं, शादी का समय है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, मेजरिंग एरर, ध्यान देना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है मीन वैल्यू, इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों ट्रू वैल्यू, इसी का एक और नाम होता है बच्चों एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तीनों जो वैल्यू होता है वो एक ही होता है, सब को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग YM से। और इसका फॉर्मूला होता है, जिस तरह आप लोग क्लास 9, 10th में मीन निकालने के लिए सीखे थे, बस सिर्फ ना तुम लोग यहाँ पे ना फॉर्मूला सीखो, सिर्फ फॉर्मूला सीखो, कैसे इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, अभी उसका कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कहीं डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे दिया तब, तो इसीलिए तुमको आना चाहिए, ठीक है। इधर हम मिटा रहे हैं, देखना ध्यान से। 1 नंबर हो गया मीन वैल्यू। 2 नंबर देखो जी, मीन वैल्यू किसको बोलेंगे, द सम ऑफ ऑल एरर्स टू द नंबर ऑफ एरर्स इज नॉन एज मीन वैल्यू, ठीक है, लिख लेना अपने से। अब 2 नंबर होता है एब्सोल्यूट एरर, जो आपका दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, सेट नंबर 2 में। किसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, लिख दे रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। ध्यान देना, ये डिफरेंस है किससे किसके बीच का, मेजरमेंट वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू का। डेल देखो, एब्सोल्यूट एरर को ना डेल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीन देखो, इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग y1 लेंगे तो y1 ले सकते हैं, और मीन वैल्यू को या ट्रू वैल्यू को हम लोग ym से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इसको अच्छे से कर लेना, बढ़िया से एकदम करते जाओ अच्छे से। देखो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारा क्रैश कोर्स की तरह। 3 नंबर होता है बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। बस इसका फॉर्मूला जानो, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारे सर पे एग्जाम है। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला, बस जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आया उस सब में आप क्या करो, खाली मॉड लगा दो और जितना नंबर निकालना है उसको नंबर से डिवाइड कर दो, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। ठीक है। नंबर 4 में क्या होगा, रिलेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एरर आपको पूछ सकता है कि गिवन, जो आपका गिवन है उसमें से कौन सा फॉर्मूला है रिलेटिव एरर का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लगा दिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम मीन वैल्यू के साथ डिवाइड दे देंगे तो रिलेटिव एरर निकल जाएगा। और लास्ट होता है बच्चों 5 नंबर में परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, देखो जी, रिलेटिव एरर के वैल्यू को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या निकल जाएगा मेरा, परसेंटेज एरर। तो ये आपका एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों, ध्यान से समझना। यहां से बाहर क्वेश्चंस आपका एरर में नहीं आएगा। ठीक है। तो अब मैं मिटाने जा रहा हूं और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है वो टॉपिक का नाम है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में कम से कम आपका ना 5-6 रूल होता है। उन 5-6 रूल्स को अगर आप अच्छे तरीके से जान लेंगे तो हमको लगता है वहां से क्वेश्चंस आपका नहीं पूछेगा। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है एकदम बेसिक चीज हम बता दे रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको ना सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का डिफिनेशन जान के तुम लोग कोई फायदा भी नहीं है, बस रूल सीखो, इसका रूल कैसे होता है। ठीक है। रूल को कैसे निकालेंगे, नंबर, देखो रूल को निकालने से पहले 2 चीज को जानना पड़ेगा तुम लोग को। एक तो होता है जीरो, मतलब जीरो, और एक होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या, 1 से लेकर 9 नंबर तक के डिजिट को बोलते हैं नॉन जीरो। तो रूल नंबर 1 कहता है, ध्यान समझना, ऑल, लिखते जाना, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल देखो, x का वैल्यू मान लो 1659 ले लिए, क्या इसमें सारे के सारे वैल्यू नॉन जीरो है, तो यस नॉन जीरो है। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, F फॉर फिकेंट, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9, 8, 6, 5, 6, 7, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों थोड़ा इस वीडियो में साउंड आ सकता है बाहर का, थोड़ा मैनेज करना क्योंकि बगल में ही शादी हो रहा है और इस वीडियो को रिलीज करना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे सर पे, इसलिए हेडफोन लगा के कंसंट्रेट होकर सुनते जाओ। 2 नंबर, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि देखो एग्जांपल देखना, एग्जांपल में कॉन्सेप्ट क्या है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, कि जीरो अगर मान लो 2 नॉन जीरो के बीच में है, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको ना सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4। एक और एग्जांपल देखो, 1, 2, 0, 9, 0, 5, देखो धमाका हो रहा है बगल में। तुम लोग को भी ना फिजिक्स में एकदम धमाका करना है, इसीलिए कंसंट्रेट होकर कॉन्सेप्ट को देखते रहना हेडफोन लगा के। देखो साउंड क्वालिटी थोड़ा आज बाहर से आवाज आ रहा है तो मे भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन बच्चों कंसंट्रेट रहना। देखो यही सब तुम्हारा एग्जाम होता है कि तुम कितना अपने सब्जेक्ट पे ईमानदार हो। ठीक है। देखो हम भी तो वीडियो को छोड़ सकते थे बनाने के लिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो। बाहर में ही शादी है तो क्या करोगे, थोड़ा आवाज तो आएगा ही, पड़ाका का आवाज आएगा ही। तो तुमको भी ना एकदम ब्लास्ट करना एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो कैसे करोगे, जब तुमको एक एक कॉन्सेप्ट को तुमको बढ़िया से आएगा तभी तुम कर पाओगे। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा यहाँ पे,
तो देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन दो नन 0 के बीच में है, इसीलिए ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो 3 3 कितना हो गया 6। ये तो बहुत रूल होता है, बस 3 4 हम बताएंगे। 10th पावर फिर से धमाका, 10th पावर आर सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखना बच्चों, अगर जैसे मान लो तुम लोग ना क्लास 11 12 स्टार्ट किया होगा तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिखा होगा 1.6 × 10⁻⁻19। देखो 10th पावर 10 का पावर कुछ भी हो, जैसे मान लो कि और एग्जांपल लेते हैं 5 × 10⁻6, तो 10 का पावर कुछ भी हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2, नीचे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1। बच्चों बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, इसीलिए 1 2 रूल्स हम लोग तुम लोग ना क्या करना, 1 2 अपने से भी कर लेना। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाहर से बहुत ज्यादा बम फूट रहा है, तुम लोग को भी बम फोड़ना है 8 तारीख को फिजिक्स के पेपर में। तो चैप्टर 1 तुम्हारा जो, इसमें 1 2 रूल अपने से कर लेना तुम लोग, ठीक है। लेस देन 1 वाला कर लेना, 2 3 और रूल कर लेना, ठीक है। अभी देखना ध्यान से तुम लोग ना, जैसे को रूल क्या होगा, एक और रूल तुम्हारा है कि अगर हम उसके यूनिट्स को चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट पे कोई चेंज नहीं होगा। देखो बाहर बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे वीडियो क्लोज करेंगे, क्योंकि आपका साउंड क्वालिटी और खराब होते जाएगा, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। अगर कोई टॉपिक में और दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स का यूज करना, जरूर कमेंट करना, क्योंकि खुद मैं एक लेक्चरर हूं, एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसीलिए जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जो बता चुका हूं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसके दृष्टिकोण, आपके एग्जाम के व्यूज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एकदम इसको बढ़िया से करना, अपने दोस्तों के बीच में ये शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि उसका भी क्या हो, थोड़ा भला हो। भलाई हमेशा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको मिल गया अपने दोस्तों को नहीं भेजना, भेज दो, ताकि वो भी देखे, उस पर भी क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का ना कि सर हम लोग चैप्टर क्या किए ना, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ भी नहीं किए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। 2 बार 3 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। और मैं आपको ना सटीक क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि पूरा पढ़ा देना है, आपको एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमने बताया, तो इतना आपका काफी है, आप इतना करके जाइए, आपका यहां से एग्जाम से बाहर, यहां से आने की संभावना बहुत कम होगी। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। चैप्टर 1 के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, चैप्टर 1 में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं बहुत जल्द चैप्टर 2 लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द चैप्टर 2, जैसे ही बाहर का वातावरण ठीक होगा मैं चैप्टर 2 लेके तुरंत आ जाऊंगा, ठीक है। ओके।